चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक अनाउंसमेंट है कि बहुत जल्दी, आई थिंक हो सकता है कल से ही, हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल बहुत रिक्वेस्ट किया था। इस बार लेके आएंगे। ये अलग बात है कि फी हमारा कम है, बट उस पर भी हम लोग आपको स्कॉलरशिप देने वाले हैं और ये थोड़ा सा अलग होगा, अलग तरीके से जल्दी अनाउंस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? गया, जहानाबाद, मुंगेर, रोहतास। आंसर क्या होगा? गया, जहानाबाद, मुंगेर, रोहतास। बहुत सारे सवाल हैं, वेट नहीं करेंगे हम लोग बहुत। आंसर इज जहानाबाद। अक्सर हमें पता होता है गया, हमें गया। बराबर की पहाड़ी कहां होगा? क्या अगर आप पटना या इसके आसपास के हैं तो बराबर की पहाड़ी घूमना है तो गया उतरना है, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि गया से थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इजी है जहां, लेकिन वो है डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद में। बहुत को नहीं पता है कि वो जहानाबाद में है। जो लोग पढ़ाई करते हैं ना बिहार स्पेशल का, मुझे लगता है कि मैक्सिमम उनको, या जो उधर डेली ट्रैवल करते हैं उन्हीं को पता है, अदरवाइज नहीं पता है। मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम है। और ये बराबर की जो पहाड़ी है, ये जहानाबाद कहां पे है? पहले ये देखो, ये देखो, ये है जहानाबाद आपका। जहानाबाद औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, भोजपुर और रोहतास से घिरा हुआ है। बराबर की पहाड़ी बेसिकली क्यों जाना जाता है? तो उसके अंदर जो गुफाएं बनाई गई, बिहार बनाया गया है। और बिहार कोई और नहीं बनाया है बल्कि अशोक तो बनाया ही है, और साथ में उसका पोता दशरथ बनाया है, ठीक है। तो उनके बिहार फेमस हैं। और ये किसके लिए बनाए गए हैं? एक तो मैसेज कर देना, रिप्लाई कर देना किसके लिए बनाया गया है। और दूसरा याद रखिएगा कि अशोक यानी मौर्य डायनेस्टी का जो अशोक है, उसको अगर कोई ब्लाइंडली फॉलो करता था और उस पर बिलीव करता था, वो था उसका पोता दशरथ। अशोक ने भी अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा, इसने भी अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा, ठीक है। आइए, बिहार के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओके, विचार करना है। राज्य में यानी बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 38 यानी 38 जिले हैं। बिहार में कुल 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड है। ए ऑप्शन यहां है, बी, सी एंड डी। आंसर क्या होगा? आंसर सोचो फटाफट। चलिए, आंसर है 1 और 2 दोनों। टोटल 9 प्रमंडल है। प्रमंडल में कौन कौन है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोशी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर, यही है ना। और इन प्रमंडल के अंतर्गत टोटल बिहार में कितने जिले हैं? 38, जो इन प्रमंडलों में डिवाइड किया गया है। और इसके बाद 101 क्या है? अनुमंडल है। और 534 ब्लॉक है। 534 ब्लॉक है। इसी के अकॉर्डिंग अधिकारियों की नियुक्ति होती है। रामनगर दून, क्वेश्चन, रामनगर दून की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? आई थिंक कर लिए थे क्या? रामनगर दून की पहाड़ी किस जिले में है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कैमूर या बांका? कहां है रामनगर दून? देखो मैप में, देखो ये जो पश्चिमी चंपारण दिख रहा है, यहां पे है रामनगर दून। और ये रामनगर दून की जो पहाड़ी है वो हिमालय के शिवालिक हिमालय का एक हिस्सा है, यानी हिमालय बिहार में भी है। पश्चिमी चंपारण के कोने पे है और ये पहाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है। शिवालिक पर्वत का एक हिस्सा है। और हां, इसके उत्तर पश्चिम हिस्से में दून की घाटी और सोमेश्वर की घाटी, दून की घाटी, हरहा घाटी और सोमेश्वर की घाटी पाई जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा पश्चिम चंपारण। और ये पूरा तो बॉर्डर ही शेयर होता है नेपाल के साथ। बिहार का एकमात्र महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन है? तो पटना है। चलिए हटाइए, इसमें कुछ है नहीं। यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 19 महानगर हैं, टोटल 119 शहर हैं। तो पटना जो है मेट्रो सिटी है। बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत, ओके, सवाल है कि बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रांत से किस साल अलग किया गया था? ये स्टार्टिंग में हम लोग कर चुके हैं, तो यहां पे रुकेंगे नहीं। यानी बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक साथ कब अलग किया गया था संयुक्त रूप से? आंसर 1912, याद होगा 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था। तो वहां पे बिहार, उड़ीसा और बंगाल पहले एक हिस्सा था। 22 मार्च 1912 को इसको अलग कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग कर नया प्रांत बनाया गया। इसीलिए हम 22 मार्च को क्या करते हैं? बिहार दिवस को मनाते हैं। ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा को बिहार से किस अधिनियम या वर्ष के तहत अलग किया गया था? बेसिकली ओडिशा को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, 1947, 1956।
अलग जब किया गया था उसी के अकॉर्डिंग करोगे ना। इतना तो याद ही है आपको कि ओडिशा कब अलग हुआ था। तो ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ, उसके बाद बना बिहार, और बाद में 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो अभी बिहार एक पहली बार बंगाल से अलग हुआ, दूसरी बार उड़ीसा से अलग हुआ, तीसरी बार झारखंड से अलग हुआ। तो इस तरह से अलग होते होते अभी का बिहार हमारा ये है। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान बिहार के किन क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? जब हुआ था ना लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। यहां पे एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए कि 1956 में तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे हुआ, लेकिन भाषाई आधार पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बना था और कब बना था, यह सवाल है। चलो, बिहार के किन क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया था? यानी बिहार का वो एरिया दे दिया गया था पश्चिम बंगाल को। रांची, हजारीबाग, पुरुलिया और पूर्णिया का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, मुंगेर, चंपारण और सारण। आंसर क्या होगा? इसको पहले मैप पे देखते हैं। ओ मैप नहीं है यहां पे, एक मैप होना चाहिए। मैप नहीं है यहां पे देखते हैं, ठीक है। क्या था ऑप्शन, क्या था ऑप्शन? देखना तो पहले ये सवाल है। रांची, हजारीबाग नहीं होगा, पुरुलिया, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, चंपारण, सारण, यही है ना। चलिए, ये है भागलपुर और ये है मुंगेर, देख लो अच्छे से देखो। ये है भागलपुर और ये है मुंगेर, ठीक है पहला। और सारण की बात की गई है, ये सारण है, तो सारण वाली कहानी खत्म। रांची और हजारीबाग तो होगा ही नहीं, सारण वाला सेक्शन होना ही नहीं है। भागलपुर, मुंगेर, तो मुंगेर तो यहां इतना अंदर में है, तो मुंगेर तो होगा नहीं। पुरुलिया की बात की गई, पूर्णिया की बात की गई है, देखो ये पूर्णिया है, ठीक है, ये पूर्णिया है। और क्या था? पूर्णिया के बाद क्या था? पूर्णिया के बाद पुरुलिया, हाँ ठीक है। तो इसका कुछ क्षेत्र दिया गया, तो ये आंसर ठीक है यहां पे, तो नहीं होगा भागलपुर, मुंगेर, चंपारण, सारण। क्लियर, आगे चलते हैं। 15 नवंबर 2000 कब हुआ? बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो बिहार में टोटल प्रमंडलों और जिलों की संख्या कितनी थी? प्रमंडल और जिलों की संख्या बिहार में कितनी थी? ये क्वेश्चन है, ये एक फैक्ट है, चिंता नहीं करना। 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, इसको छोड़ दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार की प्रशासनिक स्थिति क्या थी? ये भी एक छोटा सा फैक्ट है। उस समय की बात की जा रही है जब 4 प्रमंडल और 16 जिला हुआ करता था, क्योंकि उस समय जिला बहुत बड़ा बड़ा होता था, उसी को बाद में छोटा कर करके बहुत सारे जिले बनाए गए, आपको मालूम है। तो जब भारत बिहार आजाद हुआ था तो बिहार की स्थिति जो थी, उड़ीसा तो अलग हो चुका था, बिहार झारखंड एक साथ था, तो 4 प्रमंडल और 16 जिले उस समय थे। चलिए अब आते हैं हम लोग बिहार के हिस्ट्री पे। तो वो सामान्य अध्ययन आपका खत्म हो गया मोटा मोटी। अब हम लोग जब सेकेंड शिफ्ट में आएंगे लास्ट में ना, तो कुछ जो कॉमन फैक्ट्स है उसको फिर से हम लोग देखेंगे। आइए बिहार का इतिहास देखते हैं। बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है जिससे इस राज्य का नामकरण हुआ, यानी इसको बिहार हम क्यों कहते हैं? देवताओं की भूमि, बौद्ध भिक्षुओं का आवास, राजाओं का किला, नदियों का संगम। बिहार कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण यहां देखो। बिहार कहने का मूल अर्थ क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा बौद्ध भिक्षुओं का आवास। बौद्ध भिक्षुओं का आवास। विस्तृत व्याख्या की जाए तो बिहार की बात करें तो यह संस्कृत और पाली के शब्द विहार से बना है, उसी से ये अपभ्रंश होकर बना हुआ है। यहां पे बहुत बड़ी संख्या में चूंकि बुद्धिस्ट पहले से ही थे, महात्मा बुद्ध की कर्म भूमि भी रही है, और ये नालंदा तो पता ही है आपको। तो वैसी स्थिति में यहां पे बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए गए। पाल के टाइम में भी बहुत सारे विहार थे, अशोक को जानते ही हो आप। तो वैसी स्थिति में इस तरह से विहार बनाया जाता था। विहार वो जगह होता था जहां पे बौद्ध भिक्षु आराम से रह सकते थे, आजीवक जिसको भी दिया जाता था। तो इस तरह के विहार यहां पे बहुत सारे मिलेंगे। उस बिहार के कारण ही इसका नाम बाद में पकड़ के बिहार हो गया। और
सोमपुरी बिहार, उदंतपुरी आदि आदि है ना। तो खास करके बिहार शरीफ के नाम पे भी, क्योंकि बिहार शरीफ भी एक बार हेडक्वार्टर बना था, मिडावल फेज के टाइम की बात है, तो उस बिहार शरीफ के नाम पर भी बिहार का नाम बिहार पड़ा, ये भी एक फैक्ट है। अब यहां सवाल है कि बिहार से बिहार बन गया। अभी भी यदि आप में से कोई नालंदा के बिहार शरीफ से बिलोंग करता है तो पता होगा कि बिहार शरीफ आने वाली गाड़ियां लगभग 100 किलोमीटर के रेंज की को पकड़ ले तो वहां पे कोई बिहार शरीफ नहीं कहता है, कहता है बिहार जाना है। बिहार जाने का मतलब बिहार शरीफ जाना है। जो उस आसपास के हैं उनको पता होगा, है ना। कोई है तो बताइएगा। प्राचीन ग्रंथों में बिहार के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग, व्रात्य शब्द का प्रयोग, ये कोई अच्छा शब्द नहीं था, ये सुन लो पहले। व्रात्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण या यजुर्वेद। आंसर क्या होगा? व्रात्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है। और व्रात्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? मगध के लोगों के लिए यूज किया जाता था और इनको बहुत अच्छा नहीं, अनार्य कैटेगरी के अंदर ये थे, बाद में इनका आर्यीकरण हुआ है। तो प्राचीन भारत में अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में बिहार के बारे में जानकारी मिलती है और मगध क्षेत्र के निवासियों को व्रात्य कहा जाता था। ये वैदिक संस्कृति के नियम के बाहर थे, इट मींस आर्य के अंदर नहीं आते थे, गैर आर्य थे, राइट, गैर आर्य थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज भी गंगा इस पार और गंगा उस पार की बात जब होती है तो गंगा इस पार यानी मगध वाला जो क्षेत्र है उसको एज ए कल्चरल कह लो बेसिकली, तो वैसे उसमें बहुत रिच नहीं माना जाता, कहा जाता मगध का क्षेत्र है, जरासंध का क्षेत्र है। अरे सब लोग वहां के ऐसे ही होते हैं। तो खैर ये एरिया वाइज तो झगड़ा चलता ही रहता है, एक दूसरे को लोग श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे को हीन मानते हैं। तो ये अभी भी है। मगध की जब बात होगी तो मगध के क्षेत्र से हो तो खास करके गंगा के उस पार वाले, नॉर्थ बिहार वाले, साउथ बिहार वाले को बहुत अच्छा नहीं मानते, मगध का क्षेत्र जरासंध होने के कारण। ऐसा होता है ना, नॉर्थ बिहार वाले, ऐसा होता है। जिस ब्राह्मण ग्रंथ में राजा माधव विदेह का चर्चा मिलता है, विदेह माधव की कहानी किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है जिन्होंने मिथिला समाज की नींव रखी थी? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ या कौस्तकी? किसमें मिलता है? आंसर इज शतपथ ब्राह्मण। आंसर इज शतपथ ब्राह्मण। विदेह माधव और राहुल गण की बात होगी यहां पे। राजा विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुल गण। अब यहां पे कहा यह जाता है कि गौतम राहुल गण और विदेह माधव की कहानी है कि ये लोग अग्नि का पीछा करते करते सदा नीरा के तट पे पहुंच गए। अग्नि का पीछा करने का मतलब आग से जंगल को जलाया, फिर इनके पास लोहा वाला शस्त्र था तो लोहा से पूरा जंगल साफ किया, जलाया साफ किया, जलाया साफ किया और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते गंडक नदी के किनारे पहुंच गए। और कहां से चले थे? सरस्वती नदी से चले थे और गंडक नदी तक पहुंचकर मिथिला साम्राज्य की ही आधारशिला नहीं रखी बल्कि इनका आर्यीकरण भी उन्होंने किया। यह है मिथिला। अभी हम लोग आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और सभ्य व्यवस्था के लिए विश्व विख्यात था जिसके राजा जनक थे? तो आसान कर दिया गया आपके लिए क्वेश्चन। ऑब्वियसली मिथिला, राजा जनक। बस इतना बता दीजिए कि माता सीता के पिता कौन से जनक थे। ध्यान रखिएगा, जनक एक टाइटल है, जनक एक उपाधि है। जनक मतलब राजा जनक कितने नंबर के जनक हैं, ठीक है, वो देखिएगा पहला बात। और दूसरा एक और चीज देखिएगा कि वो कितने नंबर के हैं और उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट कर देना है जो सीता जी के पिता हैं उनके बारे में। और अब आइए यहां पे मिथिला की बात करते हैं। नहीं लिखा हुआ है। राजा जनक की बात करें तो कहा जाता है कि बहुत ही मैंने पढ़े लिखे थे, बहुत ही संस्कारी थे और वहां मिथिला क्षेत्र बहुत ही संपन्न था। कहते थे रियल राम राज्य अगर था तो वहां पे था। खुद ही बहुत विद्वान थे और उनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे लोग रहते थे और बिहार और नेपाल का कुछ हिस्सा फैला हुआ था। ये जो देख रहे हो ना मैप ऑफ फुल मिथिला, एक्चुअली ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये उसमें देखो ये जो हिस्सा है ये वाला,
ये है नेपाल, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये है झारखंड और ये तो बिहार है। तो इसके अंदर थोड़ा 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 सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा एरिया जो था ना बंगाल वाला वो भी टच करता है। तो बंगाल के अंदर भी आप मिथिला का कल्चर देखोगे जो बिहार से टच में है। तो नेपाल, झारखंड और बिहार को मिलाकर ये पूरा इलाका जो था वो बड़ा इलाका था, वो मिथिला का क्षेत्र था, ठीक है। मिथिला का क्षेत्र, वज्जी वज्जी सब पे इंफ्लुएंस था मिथिला का, और भाषा के अंदर आप देखोगे उस चीज को। इनमें से कौन सा प्राचीन साम्राज्य या गणराज्य वर्तमान में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुआ? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में मगध, अंग, वज्जी, लिच्छवी। मगध, अंग, वज्जी, लिच्छवी, ए, बी, सी एंड डी। आंसर क्या है आपको पता है? सब। अब सब कैसे भाई? तो आपको पता है मगध दक्षिण बिहार, अंग भागलपुर मुंगेर का इलाका, वज्जी और लिच्छवी वैशाली के आसपास का इलाका। तो ये सारा फैक्ट है। और लिच्छवी को दुनिया का पहला गणराज्य यानी रिपब्लिक भी माना जाता है। दुनिया का पहला गणराज्य रिपब्लिक जो था उसको, अच्छा रिपब्लिक किसे कहते हैं बता देना? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है बताइए? हो गया क्लियर? चलिए, आप में से भी कुछ बच्चों को हम चुनेंगे, जिनका आंसर सही आएगा ना, आप में से भी कुछ बच्चों को चुना जाएगा, रैंडम चुना जाएगा। कुछ बच्चों को हम स्कॉलरशिप के लिए रैंडम रखेंगे जो प्रॉपर रिप्लाई करेंगे वीडियोस के अंदर, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय का बिहार के इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है? मौर्य वंश के पतन की बात, भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख, केवल गुप्त काल की वास्तुकला का वर्णन, और यह सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। क्यों अंगुत्तर निकाय का इंपॉर्टेंस है? क्यों है? मौर्य वंश की पतन की कहानी कहता है इसीलिए, 16 महाजनपद की बात है इसीलिए, या गुप्त काल का वास्तुकला की बात है, या अशोक के व्यक्तिगत जीवन की बात की जाती है? तो आपको मालूम है कि इसके अंदर 16 महाजनपद का वर्णन है। एक तो अंगुत्तर निकाय और दूसरा भगवती सूत्र जैन धर्म का, ठीक है। तो बौद्ध का यह अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और जिसमें 16 महाजनपद है, एक भगवती सूत्र, ठीक है। और इसमें 3 कौन है? मगध, अंग और वज्जी। तो इसकी बात की गई है, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र के अंदर भी इसको लिखा गया है। नाम में अंतर है, 2-3 नाम जो है ना लगे। मौर्यकालीन राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक भारतीय ग्रंथ कौन है? सबसे प्रामाणिक। मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आर्यभट्टीय। कौन सा होगा? मुद्रा राक्षस, महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आर्यभट्टीय। आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट, इसका ओरिजिनल यही है, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे कौन? कौटिल्य। कौन थे? प्रधानमंत्री। चाणक्य भी कहा जाता है इनको। और इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र है, ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है आज के लिए तो ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वर्ड है, लेकिन वो पॉलिटिकल, वहां के उस समय के पॉलिटिक्स की किताब थी। तो पॉलिटिक्स का जब वर्णन होता है तो सोसाइटी आदि का भी वर्णन हो ही जाता है। तो उस समय के शासन वासन के बारे में इसमें अच्छे से जानकारी दिया गया है, गुप्तचरी व्यवस्था, आर्थिक नीति आदि 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 की बात यहाँ पे की गई है। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, तो क्वेश्चन क्या है? एक फैक्ट क्या है? मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने, आपको याद भी होगा। किस कालखंड की जानकारी देता है विशाख दत्त? पूर्व पाषाण काल, मौर्य काल, पाल काल या मध्यकालीन बिहार? तो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इससे हमें किस समय की जानकारी प्राप्त होती है बताइए? मौर्य काल, ठीक है। क्योंकि ये बताता है कि कैसे, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश का विनाश किया और गद्दी हासिल की। इसके अलावा उस समय जो कॉन्स्पिरेंसी होती है, उस समय जो कूटनीति होती है, उन सब की चर्चा भी इसके अंदर की जाती है। कूटनीति से कभी कोई नहीं बचा है, यह ध्यान रखिएगा। आगे, बिहार के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा जो आर्यभट्टीय लिखा गया है, वो किस काल के वैज्ञानिक प्रगति की बात करता है? आर्यभट्टीय किस काल से संबंधित है? मौर्य, सुंग, गुप्त या दिल्ली सल्तनत?
आंसर क्या होगा? आंसर इज गुप्ता पीरियड, गुप्त काल से संबंधित है। क्लियर? चलिए, अच्छा यही बता दें, ठीक है, गुप्त काल से रिलेटेड है और गणित, खगोल विज्ञान आदि आदि की बात उसमें की गई। मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत महाभाष्य है। महाभाष्य है। महाभाष्य के रचयिता कौन है? ये बिहार स्पेशल है, ये तो वैसे ही है, जब भी एंशिएंट हिस्ट्री जो भी पढ़ेगा वो बताएगा। कालिदास, पतंजलि, विशाख दत्त, कलहन। ठीक है, आइए, ये जो महाभाष्य है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा एक टीका है, टिप्पणी है, टीका है। किस पर? अष्टधाई पर। अष्टधाई के लेखक कौन? पाणिनि। तो पाणिनि के अष्टधाई पर टीका लिखने वाले कौन? पतंजलि, महर्षि पतंजलि, योग वाले पतंजलि। तो उन्होंने लिखा है और इसमें मौर्य वंश के बारे में, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम, शुंग वंश के बारे में आदि की जानकारी यहां पे है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखना है, राजतरंगिणी कलहन ने लिखा है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास है और कहीं कहीं मौर्यों का भी उल्लेख है। विनय पिटक दिग्ग निकाय में जो बौद्ध भिक्षु लिखे हैं, उन्होंने बिहार के प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक के समय संरचना की बात की है उन्होंने। चलो, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, किताब का नाम नहीं है, हाँ, यहां पे मेगस्थनीज की किताब है जो बहुत ही फेमस है, ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। उनकी किताब का नाम है इंडिका। उसने किस शहर के प्रशासन और नगर व्यवस्था का वर्णन किया है? अब सबसे पहला सवाल है कि उसमें किस चीज का वर्णन है? तो सोसाइटी का भी वर्णन है, प्रशासन का भी वर्णन है। तो किस क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन किया है? वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र या राजगीर? आंसर इज उस समय का पाटलिपुत्र। ठीक है, आंसर इज पाटलिपुत्र। अब देखो, इसको पाली बोथरा भी कहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी किताब में पाली बोथरा कहा है और आधुनिक पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। और ये था कौन? ये था वो जब मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का जो सेनापति है सेल्यूकस निकेटर, उससे लड़ाई होती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और जब लड़ाई होती तो वह हार जाता है, 305 की कहानी है। तो उसी ने मेगस्थनीज को इनके दरबार में भेजा था। इसी मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा है और पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया है, जहां टोटल 6 समिति है, हर समिति में 5-5 लोग हैं, टोटल 30 लोग मिलकर पाटलिपुत्रा का प्रशासन करते हैं, आदि 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 आदि। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में बिहार आया था? क्या ही बताया जाए, बताओ किसके शासनकाल में आया था? और यहां के समाज का वर्णन करता है। तो आंसर इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं। गुप्ता काल की बात होती है, मगध की बात होती है। पाटलिपुत्रा में खास करके चंद्रगुप्त का जो महल देखता है तो कहता है ये देव द्वारा निर्मित है, सामान्य इंसान नहीं बना सकता। चंद्रगुप्त का महल कहां है? पटना में कहां है? पटना में तो है, पटना में कहां है वो बताइए। वेनसांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे, 6 सालों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम CU की है। आंसर सही कौन सा है? 1 या 3? 1 या 3? 1 या 2 या सभी? आंसर इज ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ देम, उपरोक्त में से सभी। क्या है कि वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, ये वेनसांग की जो मेमोरी है वो यहां पर भी है, यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में आप जाओ, अच्छा लगेगा बहुत। तो वेनसांग, जिनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, छोटे से बड़े क्यूट से हैं, अच्छा फोटो बना हुआ है, बड़ा प्यारा प्यारा गोलू मोलू टाइप का नहीं आता है वेनसांग की फोटो, जैसे लाफिंग बुद्धा की फोटो आती है ना, गोलू गोलू वाला, तो वही वेनसांग की फोटो वहां पर वो गोलू मोलू वाला दिखेगा, तो बड़ा प्यारा है। तो नालंदा कभी जाइएगा तो खंडहर के बगल में, ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप जाके स्मारक को देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इनकी पुस्तक CU की उस समय के बिहार के बारे में काफी लॉजिकल आर्गुमेंट देता है, मैंने अच्छा बताते हैं। और नालंदा में रहते समय उन्होंने सीलभद्र आदि से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनके बारे में कहा जाता है ये टीचर भी थे और स्टूडेंट भी थे। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था का वर्णन कौन करता है? तो नालंदा का तो करता ही करता है, साथ में नालंदा का तो करता ही है, साथ में विक्रमशिला का भी कौन करता है? फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, धर्म स्वामिनी,
बताइए। इत्सिंग 673 समुद्री मार्ग से भारत आते हैं और नालंदा और भागलपुर दोनों ही जगह वो रहते हैं, समय बिताया है, तब वहां के बारे में पहनावा, खान पान, शिक्षा आदि का जिक्र करते हैं। तो आंसर इज इत्सिंग। 13वीं सदी में बिहार की स्थिति, विशेषकर बौद्ध केंद्रों का जो पतन होता है, उस समय की जानकारी देने वाला तिब्बती बौद्ध कौन है? अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार स्पेशल में तो आएगा ही, ऐसे भी आ जाएगा। लामा तारानाथ, वीली, धर्म स्वामिनी, निकोलो कॉन्टी। जो बौद्ध का जो पतन होता है, बिहार के अंदर जो कुछ अव्यवस्थाएं और अनएथिकल काम होता है, तो आंसर इज धर्म स्वामिनी, तिब्बत भिक्षु हैं। 13वीं सदी यानी 1234 से 36 के बीच में बिहार की यात्रा पे रहते हैं। नेपाल की जर्जर स्थिति और भिक्षुओं के संघर्ष आदि की का वर्णन वहां पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारा है, चलो इसको देख ले। अच्छा, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको, आप वहां पे देख लेना। अब बिहार का प्राचीन इतिहास, चलिए प्राचीन इतिहास देखें। बिहार के मुंगेर और नालंदा जिले से किस युग के पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि मिला है? बिहार का कहां? मुंगेर और नालंदा, खुरपी, चाकू ये सब मिला है इनिशियल स्टेज का। मध्य प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग या ताम्र प्रस्तर पाषाण युग? आंसर पूर्व प्रस्तर युग। मानव की उपस्थिति का सबसे प्राचीन साक्ष्य तो पूर्व प्रस्तर युग है। इसी में मुंगेर और नालंदा से कुल्हाड़ी का फल, खुरपी आदि ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब फैक्ट है। यहां पे आदि मानव रहा करते थे। अब सवाल है कि मुंगेर कहां है? तो ये देखो, ये मुंगेर है और ये नालंदा है। ये नालंदा है, ये मुंगेर है। आगे, चिरांद और चेचर। चिरांद और चेचर बिहार के किस ऐतिहासिक कालखंड के महत्वपूर्ण स्थल है? यानी वहां से किस टाइम की चीजें ज्यादा मिली है? ज्यादा मिले, मिला तो और भी है, जहां से हड्डियों के समान मिले हैं। पूर्व परस्तर, मध्य परस्तर, नव परस्तर, लौह युग। कौन? चिरांद और चेचर। इंपॉर्टेंट, चिरांद कहां? सारण डिस्ट्रिक्ट में। चेचर कहां? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, आंसर इज नव परस्तर काल, नव पाषाण काल। अब यहां पे चिरांद में नौ परस्तर युग का स्थल मिला है, सूक्ष्म औजार मिले हैं, साथ में हिरन का सिंग से बना हड्डी का उपकरण भी मिला है। याद रखना है, हिरन के हड्डी से बना उपकरण भी मिला है। और प्राचीन या स्थायी निवास और प्रारंभिक कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो चिरांद, सारण, ये देखो, ये सारण है, यहां चिरांद है, और बगल में ही वैशाली है जहां चेचर है। उत्तर वैदिक काल में बिहार के क्षेत्रों में आर्यों का विस्तार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्यों आर्य बिहार तक पहुंच पाए, सदा नीरा गंडक तक पहुंच पाए? हड्डियों का प्रयोग, लौह तकनीक, तांबा या पहिए का आविष्कार? आंसर क्या होगा? देखो, आर्यों के आने का सबसे जो मेन रीजन था वो लोहे का उपकरण, जिससे जंगल साफ करना आसान हो गया और खेती करना आसान हो गया। तो जंगल साफ करते चले गए, खेती करते चले गए, और इसके कारण इन्होंने क्या किया कि जंगलों को साफ किया और धीरे धीरे आग से जलाते हुए उसको खेती योग्य बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते गंडक नदी के मैदानी क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव अपने पुरोहित के साथ अग्नि का पीछा करते करते किस नदी के तट तक पहुंचते हैं? किस नदी के किनारे पहुंचते हैं अग्नि का पीछा करते करते? गंगा, कोसी, सदा नीरा। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि गंडक नदी के किनारे पहुंच के उसका आर्यीकरण करते हैं। और क्या लिखा है, पहले इसको देखते हैं फिर से। राजा विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुलगण, अग्नि को क्या कहा गया है? वैश्वानर। वैदिक किताबों में भी ये दिखेगा। वैश्वानर का पीछा यानी अग्नि का पीछा क्यों करेंगे? खुद ही आग लगा रहे थे। करते हुए सरस्वती नदी से आगे बढ़े और सदा नीरा नदी तक पहुंचे, क्योंकि उस क्षेत्र को अनार्य माना जाता था, और फिर उसका आर्यीकरण किया। ठीक उसी तरह से जैसे ट्राइबल्स रहते थे ना, उसका मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, वही कुछ उस समय किया गया था। और गंडक नदी देख लो, ये देखो, ये देखिए, दिख रहा है, ये गंडक नदी है। तो इधर से आते 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 यहां तक पहुंच गए। तो ये पूरा प्लेनी का इलाका था। बिहार के निवासियों के बारे में प्राचीनतम जानकारी और आर्यों के आगमन का भौगोलिक विवरण कहां से मिलता है? कहां से मिलेगा भाई? कर चुके ना, यही है ना, ठीक है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में? कितने?
कितने हैं बताओ? आंसर इज 3। कौन? मगध वाला क्षेत्र जो पटना गया का इलाका, अंग भागलपुर मुंगेर का इलाका, वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर आदि आदि आदि। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, हाँ ये ठीक है, ये अच्छा सवाल है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा जिसका प्राचीनतम नाम मालिनी है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य है, सही। इसे मगध शासक अजातशत्रु ने पहली बार जीता। यहां के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने पराजित किया। यह वर्तमान पटना जिले में स्थित है। यहां के राजा दधिवाहन ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। सही स्टेटमेंट कौन सा है? हमको तो बी लग रहा है। यहां का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, उसको बिंबिसार ने हराया। इट मींस अंग को मिलाने वाला अजातशत्रु नहीं, उसके पिता बिंबिसार थे। क्लियर? हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार हैं, उन्होंने अंग को मिला दिया, ब्रह्मदत्त को हरा दिया, आदि आदि। वो पहली साम्राज्यवादी जीत थी और अंग उस समय व्यापार और वाणिज्य के लिए काफी फेमस था। वज्जी महाजनपद के बारे में कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। क्या है भाई? इसकी राजधानी वैशाली, 8 गणराज्यों का एक संघ। वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह इसके प्रमुख अंग यानी प्रमुख थे। यहां राजतंत्र मोनार्की, यहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आंसर मिल गया आपको, बोलने की जरूरत नहीं है। यहां लोग गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, रिपब्लिक था। ये निर्णय सामूहिक सभाओं के माध्यम से लिया जाता था। टोटल 8 कुल थे इसके अंतर्गत। चलिए आगे। भगवान महावीर के धर्म यानी भगवान महावीर का धर्म कौन सा है? जैन धर्म। उसको स्वीकार करने वाली पहली महिला चंदना, ये तो याद ही होगा। चंदना का संबंध किस महाजनपद से है? चंदना का संबंध किस महाजनपद से है? मगध, वज्जी, अंग या कुरु? आंसर इज अंग। आंसर इज अंग। ठीक है। अंग महाजनपद के राजा दधिवाहन की बेटी चंदना, दधिवाहन की बेटी है। अब दधिवाहन की बेटी कौन? चंदना। कहां से? अंग से। तो अंग से दधिवाहन का भी संबंध हो गया। महावीर स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर जैन धर्म में आ गई और ऐसी पहली भिक्षुणी थी। क्या है? अब लास्ट है ये, सही मिलाना है, यहीं पे मैच कर देते हैं। मगध कहां गया? मगध पटना गया। अंग चंपा, वज्जी वज्जी महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम और वज्जी वैशाली। ठीक है। मगध पटना गया, अंग चंपा, वज्जी वैशाली, महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम ज्ञात रखिए। यही है और द एंड होता है यहीं पे। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग फटाफट बिहार को रिवाइज कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ तो चाहिए ना, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे दे दिया गया है, दे दिया गया नहीं, दे दिया जाएगा। बिहार स्पेशल के PYQ सेशन यूट्यूब वाला एक टाइटल होगा, उसी के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज कर देना, जो क्वेश्चन दिए हैं उसका जवाब दीजिएगा। आप लोगों पे भी कंसिडर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।